नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अन्नू कपूर, जो आपके लिए लाता है एक ऐसा शो जो आपको ले जाता है संगीत के, मौसीकी के एक ऐसे दौर में जो कम से कम 2 घंटे के लिए आपको इस दुनिया की सारी परेशानियों से दूर किसी और ही दुनिया में ले जाता है। ये दुनिया है संगीत की दुनिया, सितारों की दुनिया, उनसे जुड़ी खट्टी मीठी यादों की दुनिया। और इस दुनिया में जाकर आपको जो खुशी मिलती है, उसका एहसास आपके प्यार और रिस्पॉन्स से मुझे मिल गया है कि कितनी जल्दी आपने अपना बना लिया अपने इस नए दोस्त और नए शो को, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। कल हमने बातें शुरू की थी साल 1971 की और इस साल की कुछ पॉपुलर फिल्म्स की, गीतों की, हस्तियों की, जिन्होंने इस साल को इतना स्पेशल बना दिया कि आज भी हम इसी साल की बातें करेंगे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आपने फिल्मों में हमारे स्टार्स को, उनके बच्चों को उनकी पहली फिल्म डायरेक्ट करते हुए देखा। शोभना समर्थ ने नूतन को डायरेक्ट किया फिल्म हमारी बेटी में। देवानंद ने आनंद ही आनंद में अपने बेटे सुनील आनंद को, राजेंद्र कुमार ने लव स्टोरी में कुमार गौरव को, जबकि उनका नाम नहीं आता डायरेक्शन में एक डिस्प्यूट की वजह से, सुनील दत्त ने रॉकी में संजय दत्त को और फिरोज खान ने फरदीन खान को प्रेम अगन में डायरेक्ट किया। पर क्या आपने कभी सुना है कि एक बेटे ने अपनी पहली ही फिल्म में अपने पिता को ही नहीं, उनके पिता और खुद अपने आप को डायरेक्ट किया हो? कुछ याद आ रहा है? 1971 का क्लू है, हिंट है। फिल्म बताइए, फिल्म बताइए। बिल्कुल सही बात है। 1971 में ये इकलौता वंडर कर दिखाया था राज कपूर के बड़े बेटे डब्बू यानी रणधीर कपूर ने, जिन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म कल, आज और कल से जहां एज ए हीरो अपने करियर की शुरुआत की, वहीं उन्होंने इस फिल्म का डायरेक्शन भी किया और अपने डायरेक्टर पिता शोमैन ग्रेट राज कपूर और उनके पिता और अपने दादा महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर को भी डायरेक्ट किया। उनकी हीरोइन थी उनकी होने वाली पत्नी बबीता, जो उस वक्त की एक कामयाब हीरोइंस में से एक थी। ये फिल्म ऐसे समय में आई थी जब राज कपूर की मेगा बजट फिल्म मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो चुकी थी और राज कपूर बहुत आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। ये फिल्म हिट हुई और इसने काफी हद तक उस नुकसान की भरपाई कर डाली। इस फिल्म में शंकर जयकिशन का संगीत भी पॉपुलर रहा। कल, आज और कल शंकर जयकिशन की आर.के. बैनर के साथ आखिरी फिल्म थी। आगे बात करेंगे 1971 की एक माइलस्टोन फिल्म अमर प्रेम की। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। बात हो रही है फिल्मों के सुनहरे सफर के शानदार साल 1971 की। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि इस साल जिस हीरो की सबसे ज्यादा फिल्में रिलीज हुई थी वो थे राजेश खन्ना। उनकी 8 फिल्में रिलीज हुई थी। उन्हीं में से एक थी राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की हिट जोड़ी की अमर फिल्म अमर प्रेम। शक्ति दा ने शर्मिला टैगोर को इंट्रोड्यूस किया था फिल्म कश्मीर की कली में, और फिर सावन की घटा, एन इवनिंग इन पेरिस और आराधना में, और राजेश खन्ना को आराधना से सुपरस्टार बना दिया। एक ही नाम, शक्ति सामंत। और फिर कटी पतंग में डायरेक्ट किया राजेश खन्ना को। अमर प्रेम इस तिकड़ी की एक साथ दूसरी फिल्म थी। अमर प्रेम बंगला में बनी सुपरहिट और नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म निशी पद्मा का हिंदी रीमेक थी, जिसे बंगला में डायरेक्ट किया था वहां के बेहद कामयाब डायरेक्टर अरविंद मुखर्जी ने। और इस फिल्म के हीरो थे बंगाल के मेगा स्टार उत्तम कुमार, जिसमें उनका नाम था अनंत बाबू। शक्ति सामंत ये फिल्म राजकुमार के साथ करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि आराधना और आनंद की अपार सफलता के बाद राजेश खन्ना ऐसी फिल्म नहीं करना चाहेगा
जिसकी कहानी विमेन सेंट्रिक हो या स्त्री प्रधान विषय हो। पर राजेश खन्ना ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो ये रोल पूरी शिद्दत से करेंगे। बस उन्होंने हीरो का नाम अनंता से बदलकर आनंद करने के लिए कहा, क्योंकि आनंद की सफलता के बाद राजेश खन्ना आनंद के नाम से पॉपुलर हो ही चुके थे। कहते हैं कि आनंद के रोल को समझने के लिए राजेश खन्ना ने निशी पद्मा को कई बार देखा, तब जाके इस रोल को करने के लिए हाँ की। वैसे अमर प्रेम ही वो फिल्म थी जो शर्मिला टैगोर ने भी सैफ अली खान के जन्म के बाद साइन की थी। इस फिल्म ने राजेश खन्ना की पॉपुलैरिटी को और भी बढ़ा दिया, क्योंकि इस फिल्म में बोला गया एक डायलॉग उनकी पहचान बन गया था। और राहुल देव बर्मन के म्यूजिक का जवाब नहीं। हर एक गीत एक नगीना, कोहिनूर, रहना बीती जाए, चिंगारी कोई भड़के, ये क्या हुआ कैसे हुआ, कुछ तो लोग कहेंगे, और बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया। बात चल रही है 1971 के साल की। ये वो साल जिसमें राजेश खन्ना ने एक फिल्म में एक छोटी सी भूमिका की, और राजेश खन्ना की ये छोटी सी भूमिका वाली फिल्म को हिट बना गई। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। स्वागत है आप सबका। अब बात करते हैं 1971 की एक और इम्पॉर्टेंट फिल्म और उसके डायरेक्टर की, जो बाद में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और कामयाब फिल्म के डायरेक्टर बने हैं। ये फिल्म थी अंदाज, जिसे प्रोड्यूस किया था जीपी सिप्पी ने और डायरेक्ट किया था उनके साहबजादे रमेश सिप्पी ने, जिनकी एज ए डायरेक्टर ये पहली फिल्म थी। रमेश सिप्पी का फिल्मों से संबंध बहुत पुराना रहा। फिल्म का सेट उन्होंने 6 साल की छोटी उम्र में ही देख लिया था, जब इनके पिता अपनी पहली फिल्म सजा बना रहे थे। 9 साल की उम्र में इन्होंने फिल्म शहंशाह में अचला सचदेव के बेटे की भूमिका भी निभाई। डायरेक्टर बनने से पहले 6-7 साल तक ये अपने पिता की फिल्मों में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करते रहे, और आखिरकार 24 साल की उम्र में उन्होंने अंदाज को डायरेक्ट करने का फैसला किया। अंदाज कोई रन ऑफ द मिल फिल्म नहीं थी। ये फिल्म एक विधवा और एक विधुर की मच्योर्ड लव स्टोरी थी, जिसमें लीड रोल में थे शम्मी कपूर और हेमा मालिनी। ये फिल्म इन दोनों के जीवन में भी एक नया मोड़ था, क्योंकि इस फिल्म में शम्मी कपूर का ऐसा कोई डांस नंबर या रोमांटिक सीन नहीं था जिसके लिए दर्शक उन्हें जानते थे और चाहते थे। हेमा मालिनी ने भी अपनी ड्रीम गर्ल इमेज से हटकर एक मां की गंभीर भूमिका निभाई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ठीक ठाक ही रही, पर जितनी भी ये चली उसका कोई भी क्रेडिट इन दोनों को नहीं जाता है। इस फिल्म की सफलता का क्रेडिट मिला राजेश खन्ना को, जिनका इस फिल्म में सिर्फ एक गाना था, एक छोटी सी भूमिका थी, जिंदगी एक सफर है सुहाना। पर राजेश खन्ना इस फिल्म तक इतने बड़े स्टार बन चुके थे कि लोगों की भीड़ सिर्फ एक गाना देखने के लिए सिनेमा हॉल पर टूट पड़ती थी। रमेश सिप्पी ने अपनी पहली फिल्म के लिए इतना गंभीर सब्जेक्ट चुना, उसके लिए उन्हें सराहा गया। शम्मी कपूर की एज ए हीरो ये तकरीबन आखिरी फिल्मों में से एक थी। यहां तक कि उनकी सबसे ज्यादा फिल्में करने वाले शंकर जयकिशन की भी ये एक साथ आखिरी फिल्म थी, क्योंकि इसी साल जयकिशन का कम उम्र में ही देहांत हो गया। रमेश जी और हेमा मालिनी ने आगे जाकर सीता और गीता और शोले जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में साथ काम किया। वापस आने के बाद 1971 की एक और उल्लेखनीय सुपर हिट फिल्म के बारे में चर्चा करेंगे। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। मेहरबान दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सबको मजा आ रहा होगा उन प्यारे प्यारे गीतों और उनके किस्सों को सुनकर। सुहाना सफर विद अनु कपूर बना ही है आपके मनोरंजन के लिए, जो मुझे आपके पास ले आया है। चलिए अब बात करते हैं 1971 की एक बड़ी म्यूजिकल हिट फिल्म की, जिसका एक एक गीत आज भी आपके दिलों में बसा है। इस फिल्म से जुड़ी हैं 2 आशाएं,
जिनके जीवन में ये फिल्म बहुत मायने रखती है। पहली आशा है हीरोइन आशा पारेख और दूसरी आशा है गायिका आशा भोसले। कारवां को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था नासिर हुसैन ने। ये वही नासिर हुसैन हैं जिन्होंने विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई से अलग की गई आशा पारेख को उनकी पहली फिल्म दिल दे के देखो दी थी। जी हां जनाब, आशा पारेख को पहले गूंज उठी शहनाई के लिए साइन कर लिया गया था, पर बाद में कहकर कि आशा पारेख गूंज उठी शहनाई के रोल के लिए बहुत छोटी और इमैच्योर हैं, उन्हें इस फिल्म से निकाल दिया गया। तब नासिर हुसैन ने ही आशा पारेख को पहला ब्रेक दिया। पहला ब्रेक ही नहीं, उनकी अगली 6 फिल्मों की हीरोइन भी आशा पारेख ही रही। यह फिल्म थी जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूं, तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, प्यार का मौसम और कारवां। और ये सब की सब फिल्में सुपरहिट फिल्म थी। वैसे नासिर हुसैन का केवल आशा पारेख से नहीं, बल्कि इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर R.D. बर्मन और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी से भी बहुत गहरा रिश्ता रहा। मजरू सुल्तानपुरी तो दिल दे के देखो से लेकर उनकी आखिरी सांस तक नासिर हुसैन की हर फिल्म का हिस्सा बना रहे। कारवां इस जोड़ी की सबसे बड़ी हिट में से एक रही। अब बात करेंगे दूसरी आशा यानी आशा भोसले की, जिनके लिए कारवां बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म रही। इस फिल्म में गाया पिया तू जहां इनके गाए टॉप 10 गीतों में गिना जाता है, वहीं दैया ये मैं कहां आप हंसी को आशा जी अपने गाए गीतों में सबसे मुश्किल एक मानती हैं और ये उनका पर्सनल फेवरेट गीत भी है। वैसे कारवां वो आखिरी फिल्म थी जिसमें आशा पारेख ने एज ए हीरोइन आखिरी बार नासिर हुसैन के बैनर में काम किया। उन दिनों इन दोनों के रिश्ते भी फिल्म मैगजीन और लोगों की गॉसिप का विषय हुआ करते थे, जिसे इन दोनों ने कभी ज्यादा तवज्जो नहीं दी। कारवां के हिट गीतों में शामिल थे दिलबर दिल से प्यारे, अब जो मिले हैं, कितना प्यारा वादा है, इन मत वाली आंखों का और चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी। इस फिल्म के पिया तू अब तो आजा गीत के लिए आशा भोसले को बेस्ट फीमेल सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, जबकि R.D. बर्मन को सिर्फ बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के नॉमिनेशन से ही संतोष करना पड़ा। राजेश खन्ना के प्रोफेशनल करियर की वो कौन सी फिल्म थी जो उन्होंने इसलिए एक्सेप्ट कर ली ताकि वो अपने बंगले आशीर्वाद के इंस्टॉलमेंट्स पूरे कर सकें। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। राजेश खन्ना ने फिल्म साइन की क्योंकि आशीर्वाद के इंस्टॉलमेंट्स भर सकें। उस फिल्म का नाम था हाथी मेरे साथी। कहानी क्या है? साउथ के एक बहुत बड़े सक्सेसफुल प्रोड्यूसर ने अपनी एक हिट फिल्म के हिंदी रीमेक के लिए राजेश खन्ना को बहुत बड़ी रकम देके साइन कर लिया। राजेश खन्ना इस फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर सलीम खान से मिले। उन्होंने सलीम खान को बताया कि ये फिल्म इसलिए साइन की है कि उन्हें इसके लिए बहुत बड़ी रकम मिली है, जिससे उनके बंगले आशीर्वाद की सारी किस्तें अदा हो जाएंगी। पर यार ये कहानी और स्क्रिप्ट बड़ी कमजोर है। राजेश खन्ना ने कहा कि आप इसे ठीक ठाक कर दो, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको अच्छी पेमेंट के साथ साथ फिल्म के क्रेडिट में भी जगह मिलेगी, क्योंकि वो इतनी खराब स्क्रिप्ट पे काम नहीं कर सकते और पैसा भी नहीं छोड़ सकते, जिसकी उनको सख्त जरूरत थी। खैर सलीम खान ने उनकी बात मान ली और वो आज तक राजेश खन्ना का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो सीधे उनके पास आए, जबकि उस वक्त सलीम जावेद रमेश सिप्पी की अंदाज में एसोसिएट राइटर के तौर पर काम कर रहे थे। दोस्तों यही वो फिल्म थी जिसमें सलीम जावेद के नाम एज ए स्क्रीन प्ले राइटर स्क्रीन पे आए। हाथी मेरे साथी जबरदस्त हिट रही, इसका संगीत भी पॉपुलर रहा। वैसे इस फिल्म से जुड़ी एक और कहानी है जो खुद तनुजा ने अपने एक इंटरव्यू में बताई थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस फिल्म में अंत में एक हाथी की मौत हो जाती है। हुआ यह कि जब तनुजा ने अपनी बेटी काजोल और तनिषा को पहली बार यह फिल्म दिखाई, तब दोनों बहुत छोटी थीं। फिल्म देखने के बाद काजोल कई दिनों तक उनसे नाराज रहीं, क्योंकि काजोल को लगता था कि तनुजा की वजह से हाथी की मौत हुई। अगर वो चाहती तो हाथी नहीं मरता। तनुजा चाह के भी नहीं समझा पाई कि वो हाथी मरा नहीं था
और शूटिंग में वो हाथी उनसे बहुत प्यार करता था और वो उस हाथी से जो हथनी थी इमोशनली खुद अटैच्ड हो गई थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक भी इस फिल्म की सफलता में एक बहुत बड़ा हाथ रखता था। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर। वक्त कैसे गुजर जाता है, देखिए ना, आपसे बात करते करते हम शो के आखिरी हिस्से में आ गए हैं और अभी भी कई इंपॉर्टेंट फिल्मों की बातें करना बाकी हैं। इस साल कॉमेडियन स्टार महमूद साहब की भी 2 फिल्में रिलीज हुई। इन दोनों फिल्मों के वो हीरो थे मैं सुंदर हूं और लाखों में एक। ये दोनों फिल्में भी इस साल की सफल फिल्मों में गिनी जाती हैं। खास तौर पर मैं सुंदर हूं, जिसमें महमूद ने एक वेटर से एक सुपरस्टार बनने वाले आदमी का रोल अदा किया है। इसके अलावा राजेश खन्ना की दुश्मन, जिसे आप वी शांताराम की 2 आंखें 12 हाथ का ही एक रूप कह सकते हैं। इस फिल्म में राजेश खन्ना ने पहली बार एक शराबी ट्रक ड्राइवर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उन्होंने मीना कुमारी जैसी जबरदस्त और आला दर्जे की अदाकारा के साथ काम किया था। यह फिल्म कैदियों और मुजरिमों के पुनरुत्थान से जुड़ी थी, जिसकी कामयाबी का सेहरा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक को भी जाता है। एलपी के म्यूजिक से ही सजी एक और हिट फिल्म थी आप आए बहार आई, जो उम्र की दहलीज के दौर से गुजर रहे राजेंद्र कुमार और साधना की जोड़ी की एज ए हीरो हीरोइन आखिरी रिलीज्ड फिल्मों में से एक थी। राजकुमार की भी इस साल 2 बड़ी फिल्में रिलीज हुई, एक मर्यादा और दूसरी लाल पत्थर। लाल पत्थर वो फिल्म थी जिसमें हेमा मालिनी ने हीरोइन होते हुए भी एक वैम्प की भूमिका को अंजाम दिया था। वहीं मर्यादा में राजकुमार का साथ दिया था सुपरस्टार राजेश खन्ना ने। देवानंद इस साल नजर आए तेरे मेरे सपने में डॉक्टर की भूमिका में। वहीं फिल्म गैम्बलर में एक जुआरी की भूमिका निभाई। दोनों फिल्मों का शानदार म्यूजिक दिया था एसटी बर्मन ने। संजय खान और फिरोज खान दोनों भाई पहली बार एक साथ नजर आए प्रकाश मेहरा की फिल्म मेला में। हीरोइन मुमताज, जिनकी इस साल तेरे मेरे सपने, कठपुतली, उपासना, दुश्मन, एक नारी एक ब्रह्मचारी, हरे रामा हरे कृष्णा जैसी बड़ी बड़ी और सफल फिल्में रिलीज हुई। हीरोइंस में राखी ने शर्मीली से अपने टैलेंट का जबरदस्त परिचय दिया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।